हट गया है। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी है। पढ़े हो स्थिर वैद्युतिकी? तुम क्या करते हैं, तुम हिंदी में पढ़े हो क्या? हिंदी पढ़े हो? चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। जैसे देखो नाम से इसको अगर देखा जाए हम लोग तो इसको दो पार्ट में थोड़ा सा करते हैं। इसको संधि विच्छेद जानते हो? ठीक है, इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो देखो यहां से इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक आएगा इलेक्ट्रो और दूसरा क्या आएगा? स्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है भाई चार्ज, क्या होता है? और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो यहां पे हम लोग चार्ज का स्टडी करेंगे, लेकिन चार्ज किसमें हो? रेस्ट में हो। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसपे क्या क्या क्रियाकलाप होगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किसके अंडर में बालक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो इसमें अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या स्टडी किया जाए। द स्टडी ऑफ चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बात करेंगे, चार्ज अगर क्या हो? रेस्ट में हो। तो एक यहाँ नया नाम आया है बालक, चार्ज। ठीक है। चार्ज कोई जानता है क्या होता है चार्ज के बारे में? अच्छा, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और कुछ बताइए। चार्ज देखिए क्या होता है, किसी भी मैटर का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जिसके कारण किसी भी बॉडी के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसको मिटा दे बालक। हैं? मुझे क्या पता यार। लैपटॉप में रहना है। चला जाए बालक आगे। देखिए चार्ज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए क्या पढ़े थे, पहला पॉइंट लिखते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which produces uses
and experiences electrical and magnetic effect। ठीक है, चार्ज क्या होता है, किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके कारण किसी बॉडी में इलेक्ट्रिकल बोले तो जैसे किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, अब एक चीज समझो आगे, अगर हम लोग किसी भी बॉडी की बात करें, किसी भी बॉडी की बात करें तो वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, जैसे तुम हो अभी क्या हो, इलेक्ट्रिकली क्या हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तुम क्या हो जाओगे, चार्ज हो जाओगे, हो जाओगे। या ये समझ लो तुम्हारे अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब बोलेंगे किसी बॉडी को, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे, तभी वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो दो चीजें होती है, एक होती है अनचार्ज बॉडी, ठीक है, एक होता है न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अनचार्ज का मतलब ये हुआ कि उसपे कुछ भी नहीं है भाई, एकदम चार्ज ही आइए नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर चार्ज तो है लेकिन जितने निगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे। अगर वो बॉडी अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी को दे दिया, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग, अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो हम ये लिख सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है भाई किसी को, समझो अभी किसी को मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्या है, प्रोटॉन है किसी बॉडी पे। ठीक है, अब क्या किया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हो गए, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तब अगर ऐसा केस होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम ये बोलेंगे भाई जो बॉडी हमारी है क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि डोनर एटम जो होता है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये भी तो बोल सकते हैं भाई, डोनर एटम क्या, जो इलेक्ट्रॉन दे दिया उसी को डोनर बोलेंगे ना। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं डोनर एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक, इसी का उल्टा चलते हैं भाई, इसी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन हो जाए क्या हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका क्या मतलब हुआ बताओ तो, मतलब ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेंगे, कम रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसको एक्सेप्टर एटम बोलते हैं क्या, इसको क्या बोला जाएगा, एक्सेप्टर एटम, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसमें बताइए कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब बॉडी क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं भाई बॉडी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, या ये बोल सकते हैं भाई कि एक्सेप्टर एटम इज नेगेटिव चार्ज, बोलना कोई दिक्कत होगा तो, आ रही बातें क्लियर समझ में अच्छे से, गुड। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा,
थोड़ा सा मास के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो जो चार्ज होता है या जो इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है उसका कुछ न कुछ मास पढ़े हैं आप। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बालक? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मेरे ख्याल से तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पढ़ लिए, पढ़ रहे हो, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मास को वो लिखना होता होगा, मेरे ख्याल से नहीं निकला होता है। ये पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है। चलो अच्छा, प्रोटॉन का मास बता दो। दोनों बराबर होते हैं? एग्जैक्ट याद है। चलिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 पे माइनस 31 केजी। पढ़े हो कभी जिंदगी में ये सब चीजें? और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बोलो? इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? किसका मास ज्यादा होता है किसका मास कम होता है? अच्छा, लगभग न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है। क्या कह रहे हो? मास का, अरे न्यूट्रॉन का भी मास लगभग इतने होता है। अब बताओ किसका मास ज्यादा है किसका कम है? प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। चलो ठीक है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो मैं बात कर रहा था कि जो चार्ज है, जैसे निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हुआ बॉडी, ठीक है, तो उस पे मास पे, उसके उस बॉडी के मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात करने चल रहे हैं, ठीक है। अभी सपोज करते हैं हम, ये नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बालक। अभी सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास कितना है बालक? m है। क्या है? m है। अब ये समझो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गया। तब इसके मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखो, मान लेते हैं जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बाहर चला गया। इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसमें से निकल गया भाई, तब इसका मास सपोज करते हैं m डैश हुआ। देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। जो चार्ज होता है वो बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। भाई चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही तो है, कुछ अलग से थोड़ा आया है। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही है। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास होता है? हाँ होता है। अब समझो, अगर किसी बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास भी तो निकल गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपना मास भी तो लेके जा रहा है। अभी समझो इस क्लास कुछ मास है, तुम लोग समझो इलेक्ट्रॉन हो, ये एटम है, इसको भगा दे क्लास में से, उतना पूरे में से कुछ मास तो गया। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा बालक? ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसका मास पहले से घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। लगभग निग्लिजिबल होता है क्योंकि मास बहुत कम होता है। निग्लिजिबल होता है लेकिन फिर भी मास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं भाई m डैश इज लेस देन क्या? m लिख सकते हैं भाई। इसका मास अगर m डैश है, सपोज करते हैं इसका मास कितना है? m डैश। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मास कितना हो गया? m डैश हो गया। तो m डैश इज लेस देन m लिख सकते हैं क्योंकि इससे तो कम हो गया है पहले से। क्लियर है? अच्छा, आगे समझो थोड़ा सा। अब मान लेते हैं कि एक बार इलेक्ट्रॉन इसने इससे गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से पा गया, ठीक है। अगर पाया है तो इस पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तब इसका मास पहले से घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर मास भी तो आएगा, ठीक। तो हम ये लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसका मास हो गया बालक m डबल डैश।
कितना मास हो गया m डबल डैश, सपोज कर लेते हैं, तो m डबल डैश इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बालक, m लिखा जा सकता है। अगर इनके तीनों मास को अगर कंपेयर करें तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि m डबल डैश इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन m डैश, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? एक पॉइंट आप इसको तो नोट करेंगे ही, साथ में पॉइंट लिखेंगे कि भाई चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट ओए तुम लोग बट क्या कर रहे हो, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, चार्ज जो है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मास जो है बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रहेगा, गुड, नोट करिए। जो न्यूट्रल बॉडी है कब अलग नहीं दिख रहा है? आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए। चलिए नेक्स्ट देखिए बालक, हम ये बोल सकते हैं कि भाई चार्ज इज ट्रांसफरेबल, बोला जा सकता है। चार्ज को क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और क्या चार्ज कर सकते हैं? चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, चार्ज हमेशा क्या होता है,
कंजर्व होता है और इसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व नेक्स्ट बताओ बालक, नेक्स्ट देखिए चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या? मतलब इसके अगर कोई बॉडी है, अगर उस पर कुछ चार्ज है और उसको मूव करा रहे हैं तो उसके मोशन से उसके चार्ज कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं independent of the motion of the charge. कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसमें मान लो कुछ चार्ज होगा, ठीक है, उसको मूव करा दिए तब भी चार्ज क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, कुछ भी चार्ज रहेगा, ठीक है, उस पर चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको वेरिएंट का मतलब ये होता है। चलिए बहुत पॉइंट पढ़ लिए। यूनिट बताओ तो बालक, यूनिट ऑफ चार्ज इसी में लिख देते हैं। यूनिट ऑफ क्या होता है? कूलम। ठीक है, क्या होता है? कूलम। और इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, इसको सी से डिनोट किया जाएगा। इसी में डायमेंशन फार्मूला भी पढ़ लेते हैं इसका। डायमेंशन फार्मूला देखो बालक, तुम लोग करंट के बारे में थोड़ा देखो। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब जितना चार्ज हमारा फ्लो करेगा, ठीक है, या जितने टाइम में चार्ज हमारा फ्लो किया वही क्या होता है? हमारा करंट होता है। तो यहां देखो, तो करंट आई इज इक्वल टू लिखते हैं बालक, आई इज इक्वल टू लिखा जाता है, आई अगर करंट है तो क्यू बाई टी। इसके आगे लिखिए तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू टी होगा। ठीक है, अब करंट जो होता है कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो उसका डायमेंशन फार्मूला या तो आई से डिनोट करते हैं या तो ए से डिनोट करते हैं। टी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? टी होता है। तो चार्ज का देखो क्या होगा डायमेंशन फार्मूला? ईटी लिखेंगे, बोलो, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हिंदी में बोलते हैं क्वांटीकरण।
नाम भी वैसे ही है। और बताओ क्वांटीकरण क्या होता है? अच्छा हिंट दें, आवेशों का पुनर्वितरण। चलिए आगे चलते हैं, इसी बात करते हैं। अगर मैं पूछूं कि किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है तो आप क्या बताओगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज होता है वो इसी के बराबर होता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो एक चीज देखो, किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है हमारा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसको इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। इसलिए इसको ऐसा नहीं किसी बॉडी पे भाई आधा इलेक्ट्रॉन है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आगे, तो किसी बॉडी पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस पे चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अच्छा ये भी किसी बॉडी पे 1.5 इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकते हैं, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो किसी बॉडी पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3.5 नहीं हो सकते। तो कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज कितना होगा? 2e के बराबर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3e के बराबर होगा, 4 है तो 4e के बराबर होगा। ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन है तो ne के बराबर होगा। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होंगे वो किसके बराबर होते हैं? n इंटू ई के बराबर होते हैं, जहां n क्या होता है बालक? एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब समझते हो? 1 2 3 4 नंबर, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू क्या? 1 2 3, ये कहां तक जाएगा? n तक जाएगा, ठीक है। अच्छा कहीं कहीं देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ प्लस माइनस एनी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? प्लस माइनस एनी। तो प्लस माइनस का मतलब सिर्फ यहीं पे यहाँ पे इतना है कि अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा। प्लस माइनस का मतलब ये है, समझे? हाँ, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। क्लिक करिए। चार्ज के बारे में क्यों बहुत पढ़ना है यार। यहां से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा चार्ज के बारे में लेकर के, ठीक है। तो आप सारी प्रॉपर्टी इसकी याद रखेंगे। इसी पे कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए क्या? ठीक है। अब देखो एक चीज, हाँ क्या मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, चलिए देखिए, तो मैं कुछ चार्ज लिखूंगा, आपको ये बताना है कि कौन सा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा और कौन सा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या करना है? फाइंड द चार्ज exist in nature
चलिए जैसे पहला मैं लिख रहा हूं आपको 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19 कूलम, दूसरा लिख रहा हूं 3.2 इंटू 10 पे माइनस 19 कूलम, तीसरा लिख रहा हूं भाई 1.6 इंटू 10 पे माइनस 20 कूलम, तीसरा लिख रहा हूं भाई कितना लिख दें 3.2 इंटू 10 पे माइनस 18 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10 पे माइनस 21 कूलम, फिफ्थ 0.8 इंटू 10 पे माइनस 15 कूलम। बताइए तो थोड़ा, ये जो मैंने कुछ चार्ज लिखे हुए हैं, किसी बॉडी पे कुछ चार्ज मैंने लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा और कौन सा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कौन नहीं करेगा। मैं यहाँ ढेर सारा ऑप्शन लिख दिया हूं, देखिए करना क्या है आपको, क्या कर रहे हो, कैसे बता रहे हो तुम लोग, क्या सोच के बता रहे हो, कैसे बता रहे हो कि कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, क्या सोच रहे हो। अच्छा, बाकी में ही हो रहा है। देखो करना क्या है, हमने पढ़ा फॉर्मूला भी क्वांटाइजेशन में कि Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne, तो N इज इक्वल टू क्या होगा बालक, ठीक है। अब तुम यहां N की वैल्यू निकालो, अगर N की वैल्यू अगर इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 नंबर या होल नंबर अगर आता है तो वो चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा। जिस केस में N की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब डेसिमल में आने लगा, दशमलव में आने लगा, वो चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब निकालो, तो अगर पहला आप करेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, हो गया है ना ये। अगर हम पहले चार्ज की बात करें बालक, तो नंबर हमको क्या निकालना है, एक तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। अगर ये इंटीजर रहा, पॉजिटिव इंटीजर रहा, ठीक है, तब वो चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा, अगर फ्रैक्शन में आ गया तो नहीं करेगा। बस आपको ये याद रखना है, मैंने बताया भी था। चलिए तो पहले केस में देखेंगे, अगर पहला वाला केस, तो चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19 अपॉन ई से डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बालक 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19, कट गया, कितना मिला 1, इंटीजर है क्या, मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा नेचर में, ठीक है। ये पहला सही है भाई, एग्जिस्ट करेगा। दूसरा देखिए N इज इक्वल टू चार्ज कितना है बालक 3.2 इंटू 10 पे माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19, माइनस 19 ये गया कितना 16 टू या 32 होता है क्या, तो ये कितना आएगा 2 आएगा, और 2 क्या है, एक इंटीजर है क्या, मतलब ये भी चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी सही है, हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा देखिए N इज इक्वल टू कितना है 1.6 इंटू 10 पे माइनस 20 अपॉन 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19, ये तो गया, ऊपर 10 पे माइनस 20 है, इसको ऊपर ले जाओ 10 पे प्लस 19 हो जाएगा भाई, ये डिनोमिनेटर में है 10 पे माइनस 19, जब न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो लिखेंगे इंटू 10 पे माइनस सॉरी प्लस 19, कितना आएगा, अब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड कर दिए जाते हैं, तो लिखेंगे 10 पे कितना माइनस 20 प्लस 19 कितना -1, बोलो क्लियर है। अब 10 की पावर -1 का मतलब होता है बालक 0.1, क्या एक इंटीजर है, मतलब ये चार्ज नेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चार्ज नहीं करेगा एग्जिस्ट नेचर में, आ रहा है समझ में। अच्छा तीसरा करें, चौथा करेंगे तब n कितना है बालक 3.2 इंटू 10 पे माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 पे माइनस, ये 16 टू जा ये हो गया, बचा क्या 2 इंटू 10 पे माइनस 18, इसको उठा के ऊपर ले जाओ माइनस 19 को, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या मिला 2 इंटू 10 पे माइनस 8 10 पे प्लस 19, तो 19 माइनस 18 कितना 1, केवल 10 बचेगा, क्या कितना आया, क्या एक इंटीजर है, मतलब ये भी चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा बाकी करके बताइए तो मुझे, ठीक है फटाफट करिए, बाकी इसको नोट करिए और चौथा पांचवा कर लीजिए।
चौथा वाला किया, चौथा कर रहा नहीं कर रहा, पांचवा पांचवा करेगा। बोलिए वाला हुआ, चौथा एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहला एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है, भाई तीसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सॉरी 3 4 कैसे हो गया जी, ये 4 रहेगा ना, ये 5 रहेगा और ये 6 रहेगा। चौथा कर रहा है, पांचवा नहीं कर रहा है, 6 कर रहा है। आया सबका पक्का? क्लियर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ लिया तुम लोग जी? इसको भी मिटा दें, हो गया? आगे बात करेंगे बालक। देखिए नेक्स्ट कौन सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े थे? 8वां पढ़े थे। अच्छा 8वां पढ़े थे, तो 9वां देखो। चलिए 9वां देखते हैं, ठीक है। देखिए चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B, और लास्ट आता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका एक पूरा पूरा चैप्टर है, ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा। तो समझते हैं कब हमारा जो चार्ज है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और कब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होगे मेरे ख्याल से, अभी पढ़ के आए होगे तुम लोग, जिसको वैद्युत क्षेत्र बोलते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़े होगे, चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़े होगे, नाम सुने हो? नहीं सुने हो? सुनो कैसे, इस बार तो सिलेबस से निकल गया था, दिक्कत ये है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल गया था। अरे जेई उसके सिलेबस नहीं, 12th के सिलेबस से निकल गया था पिछली बार, ठीक है। मतलब वो कोरोना की वजह से कई सारे चैप्टर हटा दिए गए थे, तो उसमें एक चैप्टर ये भी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब फिर से आ गया है, ठीक है। वो बस सिलेबस कम किया गया था क्योंकि बच्चे पढ़े नहीं थे, ठीक है। हालांकि बच्चों की तरफ से धोखा दिया, बोली दिया गया था, ठीक है। कहीं न कहीं से वो पूछ लिया गया था किसी न किसी तरीके से। क्या चीज? पिछली बार तक, ठीक। पेपर नहीं हुआ फिर भी कम हुआ था, ऐसा थोड़ा था पेपर नहीं होगा तो नहीं कम करेंगे, फिर भी कम हुआ था। तो देखिए बात करते हैं, अगर हमारे पास एक मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, क्या है केस 1, इसमें फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये रेस्ट में है तो बोले तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्या है चार्ज? रेस्ट, बिल्कुल। अगर चार्ज हमारा क्या है? रेस्ट में है, तो देखिए ये जो है प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा कि भाई इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज का, लेकिन चार्ज किस में रहे? रेस्ट में रहेगा। तो इसी चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, या नाम सुने होगे तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो इस केस में चार्ज क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। तो चार्ज अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा बालक? प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अगर चार्ज किसमें है? रेस्ट में। दूसरा देखिए, अगर चार्ज हमारा मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसमें क्या है? मोशन में है चार्ज, ठीक है, मोशन में है चार्ज, लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर चल रहा है चार्ज हमारा, तो हमेशा वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज मूव कर रहा है, मोशन में है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। देखो करता इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो चार्ज यहां से क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है, ये नहीं कि नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो रहेगा ही, करेगा ही चार्ज हमारा, ठीक है। लेकिन मोशन में आ जाता है तो और क्या मूव कर, क्या प्रोड्यूस करने लगता है? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से कर रहा है। अब आगे आते हैं भाई तीसरा केस, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज पार्टिकल है, वो भाई एक्सेलरेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक्सेलरेट। अब उसका कुछ एक्सेलरेशन हो गया, इसका मतलब ये हो सकता हो गया कि भाई वेलोसिटी चेंज होने लगी इसकी, तभी तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल क्या हो गया? एक्सेलरेटेड हो गया। चार्ज क्या होने लगा? एक्सेलरेट करने लगा चार्ज। अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेट करने लगा तो उस केस में ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव भी बोलते हैं इसको, ईएम वेव भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा था और मैग्नेटिक फील्ड दोनों,
अगर चार्ज कांस्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई भी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी करता है। लेकिन अगर चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे तो यहां पे ईएम वेव का मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन साथ में रेडिएशन भी होता है। किसका? एनर्जी का। साथ में एनर्जी का रेडिएशन भी होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हालांकि चलती कैसे हैं। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर मैं तुम्हें बना के बताऊं तो कुछ इस तरीके से, चलो मैं समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हूं, क्या हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सपोज करते हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या रहा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों परपेंडिकुलर है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। मतलब ये रहा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी, ट्रेवल करेगी, मतलब एनर्जी रेडिएट करेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कब मैग्नेटिक फील्ड, कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा? क्लियर है? अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर मोशन में है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है तब क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि दोनों करेगा। अब ये भी सही ऑप्शन है कि भाई दोनों करेगा। ठीक है, तीसरे केस में भी दोनों करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है, इसलिए उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो क्लियर है? गुड, नोट करिए। ज्यादा पढ़ लिएगा आज? अभी नहीं और पढ़ना है? आओ तो खत्म करते हैं आज। अरे कह रहे हैं, ठीक है, कहने में क्या जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ना। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया अच्छे से तो आपको ग्रेविटेशन भी आ जाएगा समझ में अच्छे से, क्योंकि पूरा का पूरा एक एक कंसेप्ट वहां पे लगने वाला है। एक एक फॉर्मूले में जहां पे चार्ज लिखे हो वहां मास कर देना, वो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हो जाता है। क्या चीज? क्या अलग सो रहे होगा? नहीं, अच्छा सोच रहे हैं। अभी आपको ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, इसको और डीपली पढ़ा जाएगा, अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। मिटाएं, आगे चला जाए।
देखिए यहाँ पे हम लोग चार्ज पढ़ेंगे, अगर दो तरीके से चार्ज पढ़ा जाएगा। एक पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट चार्ज समझ रहे हो, बहुत स्मॉल चार्ज होता है ये, इसको आप पॉइंट चार्ज बोलोगे। एक होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी सरफेस या किसी लाइन या किसी वॉल्यूम के लॉन्ग चार्ज क्या रहेंगे, ढेर सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के चार्ज पढ़ा जाएगा, एक पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज तो पता है आपको, पॉइंट नाम से पता चला है भाई पॉइंट चार्ज रहेगा, बहुत ही स्मॉल चार्ज लेते हैं इसको। ठीक है, अगर ढेर सारे चार्ज कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट है तो उसमें भी कई तरीके होते हैं, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। तो मैं बात करने चल रहा हूं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, ये चीज याद रखना क्योंकि आगे खूब यूज होगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी में बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला बात करते हैं बालक लाइन चार्ज। क्या पढ़ेंगे, लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पूरा लिख दें, बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लेते हैं कि हमारे पास भाई एक लाइन है कुछ इस तरीके से, और इस पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है, तो अगर चार्ज हमारे किसी लाइन के अलोंग अगर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, अब देखो यहां पॉइंट चार्ज नहीं है, ढेर सारे चार्ज क्या है, किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इसको एक लाइन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं ये चार्ज जो है किसी लाइन के अलोंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर, ध्यान रखना है चीज। ठीक, अब इस पे टोटल चार्ज कुछ होगा, मान लेते हैं इस पे टोटल चार्ज कितना है बालक, क्यू है। और इसका कुछ जो भी अगर किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ भी तो होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है, एल है। इसका लेंथ कितना रहा, एल रहा। और जो चार्ज, हम ये मान के चलते हैं कि जो चार्ज की डेंसिटी है, डेंसिटी समझ रहे हो, जो चार्ज की डेंसिटी है वो इस लाइन के अलोंग हर जगह पे सेम है, हर जगह पे क्या है, सेम है। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ा जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी भी आप बोल सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बालक लैम्डा से डिनोट किया जाएगा। किससे, लैम्डा से। आपसे यहां ये पूछा जाता है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या अगर लिखना चाहें तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब चार्ज कितना है, टोटल क्यू है, लंबाई कितना है वाला, एल है, तो चार्ज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल लिख सकते हैं। क्या, चार्ज अपॉन लेंथ। ये क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि इस लाइन के अलोंग हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा इसका यूनिट बताओ क्या है, या पूछ लेगा इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ क्या होगा। तो यूनिट बताओ बालक क्या होगा इसका यूनिट। देखिए चार्ज अपॉन लेंथ है, चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो क्या होगा, कूलम पर मीटर। बोलो, क्लियर है, क्या होगा, कूलम पर मीटर। डायमेंशन फार्मूला बता दोगे क्या, लगे हाथ बता दो डायमेंशन फार्मूला भी। तो डायमेंशन फार्मूला बताइए क्या होगा बालक। अच्छा, चार्ज का पता है 80 होता है, एल है, एल ऊपर चला जाएगा तो एल के पावर क्या हो जाएगा, -1, तो एल के पावर -1 टी ए। क्या कह रहे हो, सही है क्या, नहीं तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, अच्छा इसका मतलब ऐसे होता है। ठीक है, चलिए बोलिए, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा भाई, चार्ज अपॉन लेंथ, सिंपल सा। अगर लाइन है तो लेंथ से क्या करना है, चार्ज में डिवाइड कर देना है आपको। तो क्या बता देगा हमको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोलो ठीक है, गुड, नोट करिए।
क्या कुछ कोई बोला था कुछ? ठीक है, नोट करो। आगे चले। नेक्स्ट आता है, दूसरा पॉइंट आता है बालक, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज होंगे किसी सरफेस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, किसी सरफेस पे रहेंगे, अब लाइन पे नहीं रहेंगे। तो मैं बालक एक सरफेस बना देता हूं कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि एक सरफेस हमारे पास है और ये फुल्ली चार्ज है, सपोज करते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। और इस पे टोटल चार्ज कितना है बालक? Q है। और मान लेते हैं इसका एरिया कितना है? A है। और इस पे जो चार्ज है उसका हर एक पॉइंट पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो सेम लेके चलेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहां बालक हम पढ़ेंगे कि जो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उनकी डेंसिटी क्या होगी, जिसको नाम देंगे, जिसको नाम दिया जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या नाम देंगे? सरफेस चार्ज। और इसको बालक सिग्मा से डिनोट करेंगे। किससे? सिग्मा से। ठीक है। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो बताओ ये क्या लिखेंगे? चार्ज अपॉन एरिया। भाई देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी था तो चार्ज अपॉन लेंथ हो गया, क्योंकि वहां अगर लीनियर है तो जो चार्ज होंगे किसी लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसका कुछ लंबाई होगा। तो चार्ज में क्या किया? लंबाई से डिवाइड कर दिए, लेंथ से डिवाइड कर दिए। ऐसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी आया, जो चार्ज है किसी सरफेस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है तो उस सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो क्या किए? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है। तो देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तब? Q अपॉन A। ये क्या बताएगा? एरिया बताएगा। क्या वाला? कुछ नहीं। चलिए यूनिट बताइए, यूनिट बताओ। कूलम पर। बहुत मार मारेंगे। मीटर क्यूब कौन कर रहा है? एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। क्या होगा बताओ? L पे -2 और T इंटू ए। बोलो, क्लियर है क्या? नोट करो और इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसी का थर्ड पॉइंट देखिए क्या पढ़ेंगे। आगे पढ़ने जा रहे हैं बालक हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
और देखो यहाँ पे एक बॉडी लेंगे ऐसा जिसका कुछ वॉल्यूम हो, और मान लेते हैं फुल्ली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है पूरी तरीके से ये, और इस पर टोटल चार्ज कितना है Q। अब इसका वॉल्यूम कितना मान लेते हैं बालक V। तो चार्ज की डेंसिटी क्या लिखा जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां लिखेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो वॉल्यूम के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसे किया जाएगा रो। तो बताओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। या रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई V। यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगा बालक, कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, L पे -3 T, ठीक है। चलिए है सिंपल टॉपिक, बिल्कुल बस भूल मत जाना। तो इतनी ठंड है, तुम लोग पढ़ने चले जाते हो, ठंड लगती है सुबह सुबह, अभी ना नहाए चले भी आते होगे इतनी ठंड में, तब सबसे बड़ी दिक्कत नहाने से पहले कपड़े उतारने होंगे ना, उतना काम कौन करे है? नहीं ऐसे कौन करता है, फिर उसको बैठ के धुलेगा कौन, दिक्कत है फिर, अरे उसको बैठ के धो लो। हाँ नहाओ कभी तब तो पता चलेगा ना, नहाने के बाद ठंड लगती कि नहीं लगती है। अच्छा तब बताओ नए साल पे कुछ नया किया कि नहीं? मैंने आग नहीं लगाना था, ठीक है किसी के घर तुम फूक दो, मैंने आपको मैसेज भी किया था, कुछ लोग मैसेज पढ़ के रिप्लाई भी कर दिए, उनसे मतलब पता नहीं समझे कि नहीं समझे, कुछ वो शब्द कुछ कह रहा था आपके लिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझे। कहाँ बैठो, अब आपके पास 365 डेज है, ठीक है। अगर आप ऐसा समझे कि भाई वो एक पेज है, तो एक तरीके से पूरा ब्लैंक पेज है आपके पास, 365 ब्लैंक पेज है आपके पास। तुम्हारे पास 120 दिन है, ठीक है, अब ठीक है, तुम्हारे पास 120 दिन है, वो पूरा पूरा ब्लैंक है, खाली है। अब उस पर क्या लिखना है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उस पर क्या लिखना चाह रहे हो, उस पर अपनी अच्छी सी चीजें लिखना चाह रहे हो, या इसे बस फालतू ऐसी टाइम पास कर देना चाह रहे हो। अब तुम लोग पता है, अब वो समय आ गया है कि आप वो टाइम गिन लें, समय गिन लें, आपके पास कितने महीने बचे हैं, बोले तो कितने दिन। अगर हम मान के चलें कि मई में एग्जाम हो रहे हैं, ये अगर मैं मान के चलूं कि मई में एग्जाम हो रहा है, तो आप मार्च तक का टाइम लेते हैं, ठीक है, मार्च तक का, सॉरी अप्रैल तक का टाइम ले लेते हैं। अब आपके पास 4 महीने हैं, मैं सीधे सीधे वही 120 डेज है आपके पास। अब आप गिनिए टोटल आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट पे कितने दिन पढ़े, बायो का हम निकाले, एक सब्जेक्ट पे 3 दिन पढ़े, एमसीक्यू सब कुछ, तब जाके 120 डेज में 38 चैप्टर कंप्लीट हुए। तो करिए, अब वो समय आ गया है, यही होता है। मतलब मैंने बताया था कि किसी भी चीज को करने के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए बस प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग, बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। करो बालक, बस कुछ मत, तो वो नहीं, एक्सक्यूज नहीं देना मेरे पास कि सर ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम थोड़ा एग्जाम में जाके एनटीएस बोलोगे कि सर मैं ये नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते हो ना।
ठीक है। तो अब अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मुझे उससे कोई नहीं मतलब है, ठीक है, लेकिन अब कम से कम स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास उसमें से 120 दिन में से 2 दिन गए, ठीक है, 2 दिन गए। कुछ लोग नए साल मना रहे थे, मना लो, ठीक है, मना लो, तो अगले साल भी हो सकता है इसी क्लास में मनाओ। क्या चाह रहे, इसी जगह मनाना चाह रहे हो अगले साल भी? बैठे थे लेकिन पढ़े नहीं। हाँ, तो 3 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट कितने दिन पढ़े बालक? नहीं वो छोड़ो, 120 दिन है, तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट पे कितने दिन पढ़े? 40 दिन पढ़े, ठीक है, एक सब्जेक्ट पे 40 दिन पढ़े। अगर मैं फिजिक्स ही गिन दूं, अगर मैं फिजिक्स लूं तो करीब 30 से 35 चैप्टर हैं टोटल हैं, टोटल 30 से 35 चैप्टर हैं, दोनों मिला के, 11th वाला पोर्शन और 12th वाला पोर्शन मिला के, ठीक है। मैं फिर भी मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, 35 चैप्टर है मान लेते हैं, अगर हमें पढ़ने हैं 35 चैप्टर, ठीक है। तब ये मान चलिए एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि लास्ट में जाके लास्ट में समय बचाना भी होता है रिवीजन के लिए। अब वो ऐसा समय है कि आप इस तरीके से पढ़ाई करिए कि जो पढ़ो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। ऐसा नहीं कि बस एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना, कैसे ही भाई बस पढ़ जाना है, ये नहीं करना है। उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करना, उसका पढ़ना भी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है, सब कुछ करना है, ठीक। शायद मैंने बताया भी था कि आपके पास टाइम अगर है तो थोड़ा वो टॉपिक वाइज बनाओ अपना, ठीक है। तो अब ये समझो कि तुम्हारे पास एक चैप्टर पे एक दिन का टाइम है, अब एक चैप्टर पे एक दिन का टाइम है, धीरे धीरे अभी और बढ़ता जाए, कुछ दिन में ना, कुछ दिन में और ज्यादा प्रेशर होगा, पता चला एक चैप्टर पे कुछ घंटों का समय मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी होंगे वेट करेंगे एग्जाम डेट आ जाए, थोड़ा फॉर्म भर ले फिर पढ़ना शुरू करें, ठीक है। बाद में पूरी क्या, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो इतना ज्यादा सिलेबस हो जाता है कि उनको फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर मतलब हार मान जाते हैं फाइनली कि भाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना करना पड़े, इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मतलब एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट देना है, मैं जो जोड़ा हूं एक दिन में एक सब्जेक्ट जोड़ा हूं, ठीक ना। तुम्हारे पास पूरे एक सब्जेक्ट पे पूरे मान के चलो 24 घंटे हैं एक चैप्टर खत्म करने के लिए, एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर खत्म करने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। ऐसी और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में भी होगा 30-35 में मैक्सिमम मान के समय चल रहा हूं। बायो में तो जादू ज्यादा है, 20-20 है शायद, सब 40 मान के चलो, ठीक है। तो इस तरीके से प्लानिंग, अब ऐसा नहीं कि भाई एक दिन, अब ऐसा भी नहीं कि एक दिन में केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तब वो प्लानिंग करो अब तो तुम्हारे पास कितने घंटे हैं, तो पर डे एक सब्जेक्ट पे कितने घंटे देने हैं, तब तुम्हारा एक चैप्टर पे एक दिन हो पाएगा। ये बिल्कुल प्लानिंग करो, ठीक है। सो रहे हो तो सोना थोड़ा कम करो, ठंडी में थोड़ा ज्यादा नींद आता होगा, बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता होगा, गुड, अच्छी बात है, उसका जुगाड़ करिए, ठीक। नहीं तो अगले साल फिर से मिलते हैं इसी समय इसी जगह, ठीक है, इसी क्लासरूम के साथ फिर से पढ़ा जाएगा। अगर नहीं